नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर रीट SST 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला में गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 2। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कर्म का सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन नंबर 1 न्याय से, ऑप्शन नंबर 2 मीमांसा से, ऑप्शन नंबर 3 वेदांत से, ऑप्शन नंबर 4 वैशेषिक से। तो इसका सही आंसर है मीमांसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक है ऑप्शन नंबर 1 पतंजलि, ऑप्शन नंबर 2 गौतम, ऑप्शन नंबर 3 जैमिनी, ऑप्शन नंबर 4 शुक्राचार्य। तो इसका सही आंसर है पतंजलि। प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। इसका सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन यह सांख्य का व्यवहारिक पक्ष है। इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं। इसी दर्शन ने भारत में भौतिक शास्त्र का प्रारंभ किया। मीमांसा दर्शन प्रेरणेता है इसके जैमिनी, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र है। वेदांत दर्शन वादरायण वेदांतर का अर्थ है वेद का अंत। कर्मवाद वेदांत से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 अनुस्मृति, ऑप्शन नंबर 2 प्रत्याहार, ऑप्शन नंबर 3 ध्यान, ऑप्शन नंबर 4 धारणा। तो इसका सही आंसर है अनुस्मृति। अष्टांग योग की अवधारणा महर्षि पतंजलि ने प्रस्तुत की थी, जो निम्नवत है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उल्लेखनीय है कि अष्टांग योग वाला योग 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं है, अपितु यह 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का अभ्यास किया जाता है, एक साथ अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ऑप्शन नंबर 1 चारवाक ने, ऑप्शन नंबर 2 गौतम ने, ऑप्शन नंबर 3 कपिल ने, ऑप्शन नंबर 4 जैमिनी ने। तो इसका सही आंसर है न्याय दर्शन का गौतम ने प्रचारित किया था। प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या 6 मानी जाती है, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन में इसका प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। इसका सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसकी रचना भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मानी जाती है। योग दर्शन इसका प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है, जिसका ग्रंथ योग सूत्र इस दर्शन का मूल है। योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन, अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। न्याय दर्शन इसका प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ है तर्क या निर्णय, जो इस बात का सूचक है कि यह दर्शन मुख्यतः बौद्धिक, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक है। न्याय शास्त्र को तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या, हेतु विद्या, आन्वीक्षिकी आदि नामों से भी जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं। प्रशस्त पाद कृत पदार्थ धर्म संग्रह है, वैशेषिक सूत्र पर टीका है। उदयन तथा श्रीधर इसके अन्य टीकाकार है। मीमांसा दर्शन इसके प्रणेता जैमिनी है, जिनका ग्रंथ मीमांसा सूत्र इस दर्शन का सूत्र है। सबर स्वामी ने इस पर विस्तृत टीका लिखी है। कुमारिल भट्ट व प्रभाकर इसके अन्य दार्शनिक है। वेदांत दर्शन वेदों का ज्ञान मार्गी अंश वेदांत कहा जाता है। उपनिषद, गीता तथा वादरायण कृत वेदांत सूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेद लक्षण है? ऑप्शन नंबर 1 ईश्वरीय सत्ता में आस्था, ऑप्शन नंबर 2 पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, ऑप्शन नंबर 3 वेदों की प्रमाणिकता में आस्था, ऑप्शन नंबर 4 है स्वर्ग व तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो इसका सही आंसर है वेदों की प्रमाणिकता में आस्था।
भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के आधार पर विभेद किया जाता है। भारतीय दर्शन की प्रमुख धारणाएं हैं आस्तिकवादी यानी ईश्वरवादी तथा नास्तिकवादी यानी अनिश्वरवादी। इन्हें वैदिक तथा अवैदिक शाखाएं भी कहा जाता है। वेदों में नास्तिक शब्द का प्रयोग वेदों के विरोधियों के लिए किया गया है। समग्र रूप से आस्तिक व नास्तिक दर्शनों का वर्गीकरण करते हुए कहा जा सकता है कि वेदों को प्रमाणिक न मानने वाले चारवाक, जैन तथा बौद्ध दर्शन नास्तिक तथा न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत आस्तिक दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय सरदर्शन का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 मीमांसा और वेदांत, ऑप्शन नंबर 2 न्याय और वैशेषिक, ऑप्शन नंबर 3 लोकायत और कापालिक, ऑप्शन नंबर 4 सांख्य और योग। तो इसका सही आंसर है लोकायत और कापालिक। मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य तथा योग भारतीय सरदर्शन है। इनके प्रणेता क्रमशः जैमिनी, बादरायण, गौतम, कणाद, कपिल और पतंजलि है। लोकायत और कपालिक तंत्र साधना का वर्णन करने वाले दो संप्रदाय हैं जो सरदर्शन का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशमीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 कापालिक संप्रदाय वालों की, ऑप्शन नंबर 2 नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, ऑप्शन नंबर 3 आजीविकों की, ऑप्शन नंबर 4 चारवाकों की। तो इसका सही आंसर है चारवाकों की। चारवाक भारतीय दर्शन के नास्तिक संप्रदाय का अनिश्वरवादी, प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी तथा सुखवादी दर्शन है। चारवाक दर्शन आत्मा के अस्तित्व तथा मोक्ष में विश्वास न करते हुए केवल भौतिक पदार्थ रूपी शरीर को ही परम सत्ता मानता है। चारवाक के अनुसार काम अर्थात इच्छाओं की तृप्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। मनुष्य के सारे कार्य सुख की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। चारवाक के अनुसार यावज्वेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवते वस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अर्थात जब तक जिए सुख से जिए, सुख के लिए ऋण लेकर भी घी पी लेना चाहिए, क्योंकि शरीर वशीभूत यानी नष्ट हो जाने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? ऑप्शन नंबर 1 धर्म, ऑप्शन नंबर 2 अर्थ, ऑप्शन नंबर 3 काम, ऑप्शन नंबर 4 मोक्ष, ऑप्शन नंबर 5 भक्ति। तो इसका सही आंसर है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन नंबर 1 चैतन्य ने, ऑप्शन नंबर 2 निम्बार्क ने, ऑप्शन नंबर 3 रामानंद ने, ऑप्शन नंबर 4 शंकरदेव ने। तो इसका सही आंसर है शंकरदेव ने। कामरूप यानी असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले शंकरदेव थे। इनका जन्म 1449 ईस्वी से 1568 ईस्वी तक था, यानी इनको पूरा कार्यकाल इनका समय था 1449 से 1568 ईस्वी तक। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति भक्ति पर केंद्रित था। एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का सार था। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शंकरदेव मूर्ति पूजा और कर्मकांड तथा जाति प्रथा के विरोधी थे। वे अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। असम के महानतम वैष्णव संत होने के कारण ये असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध है, निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। रामानंद उत्तर भारत के प्रथम महान भक्तिकालीन संत थे। चैतन्य कृष्ण भक्ति संप्रदाय के एक महान संत और गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? ऑप्शन नंबर 1 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 241 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 320 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 377 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 241 वर्ष। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में किया गया।
गुप्त संवत, जिसे गुप्त प्रकाल भी कहा जाता है, की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। दोनों के मध्य का अंतर 319 माइनस 78 बराबर 241 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरमान किस जातीय दल का था? ऑप्शन नंबर 1 सेथियन, ऑप्शन नंबर 2 हूण, ऑप्शन नंबर 3 युच्ची, ऑप्शन नंबर 4 शक। तो इसका सही आंसर है हूण। तोरमान हूण था। इसने गुप्त काल में स्कंदगुप्त क्रमादित्य के समय भारत पर आक्रमण किया था। हूण मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति थी। युच्ची हूणों की एक प्रजाति थी। सेथियन शकों की एक शाखा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में निम्न में से किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? ऑप्शन नंबर 1 विष्णु और लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मा और विष्णु, ऑप्शन नंबर 3 राम और विष्णु, ऑप्शन नंबर 4 विष्णु एवं शिव। तो इसका सही आंसर है विष्णु एवं शिव। गुप्त काल तक हरिहर की अवधारणा का पर्याप्त विकास हो चुका था, जिसमें विष्णु एवं शिव का समन्वयात्मक रूप प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के काल में थे? ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 कुमारगुप्त द्वितीय और ऑप्शन नंबर 4 है समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक के नवरत्न शासनकाल था। इसमें उनके नवरत्नों में कालिदास अग्रगण्य थे। इसके अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर, बरामिहिर एवं वरुचि जैसे विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 भास्कर, ऑप्शन नंबर 4 उज्जयंत। तो इसका सही आंसर है भास्कर। आर्यभट्ट गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनकी प्रमुख कृति है आर्यभट्टियम। उन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ब्रह्मगुप्त 528 ईस्वी में उज्जैन में जन्मे प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ व ज्योतिषी, जिसने प्रसिद्ध ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य 1114 ईस्वी में जन्मे महान गणितज्ञ व बीजगणित के ज्ञाता, जिन्होंने 1150 ईस्वी में सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। उनकी अन्य रचना लीलावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नामक का नायक है, यानी नामक जो ग्रंथ है उसका नायक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 पुष्यमित्र सूंग, ऑप्शन नंबर 2 गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर 3 अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर है अग्निमित्र। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र 5 अंकों का नाटक है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। इसके अलावा भारत के शेक्सपियर की 6 और महान रचनाएं निम्नवत है। भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें प्रथम 2 महाकाव्य हैं, 2 अखंड काव्य हैं यानी गीति काव्य है और तथा 3 नाटक ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्ता की माता थी? ऑप्शन नंबर 1 कुमार देवी, ऑप्शन नंबर 2 कुबेर नागा, ऑप्शन नंबर 3 ध्रुव देवी, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कुमार नागा। गुप्त शासन काल के नाग लोग प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में एक थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कई नाग राजवंशों का उल्लेख मिलता है जो मथुरा, अहिछत्र, पद्मावती आदि में शासन करते थे। यद्यपि समुद्रगुप्त ने कई नाग राजाओं को विजित किया था, तथापि अभी भी उनकी शक्ति काफी मजबूत थी। नागों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ही चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध के फल स्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम प्रभावती गुप्ता था।
पुनः ताम्रपत्र में भी प्रभावती गुप्ता ने अपनी माता को नागकुल संभूता नागकुल में उत्पन्न कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन नंबर 1 मनु ने, ऑप्शन नंबर 2 याज्ञवल्क्य ने, ऑप्शन नंबर 3 नारद, ऑप्शन नंबर 4 बृहस्पति। तो इसका सही आंसर है याज्ञवल्क्य। एक वर्ग के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। इसमें लिखा गया है कि भक्षयमाण प्रजारक्ष कायस्थु विशेषतः है, जबकि जाति के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख ओशनम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के सिद्धांत से यानी न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? ऑप्शन नंबर 1 आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीयस। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मगुप्त। न्यूटन के बहुत पहले ही प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगाया था। आर्यभट्ट ने यह पता लगाया कि पृथ्वी गोल है तथा सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। उसने नक्षत्रों के स्थानों का भी हिसाब लगाया। वह चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारणों को समझता था। उसके प्रसिद्ध कृति का नाम है आर्यभट्टियम। वराहमिहिर भी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था और उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है वृहत संहिता। उसके अनुसार चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसने ज्योतिष के क्षेत्र में विदेशी यवन और रोम का ऋण स्वीकार किया है। ब्रह्मगुप्त भी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था और उसकी पुस्तकों का अनुवाद अरबों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह इससे किया था, यानी किससे किया था या इससे किया था? ऑप्शन नंबर 1 रुद्रसेन, ऑप्शन नंबर रुद्रसेन प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 है रुद्रसेन द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर 4 नागसेन। तो इसका सही आंसर है रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय अपने पिता के बाद शासक हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। उसने बौद्ध धर्म त्याग कर वैष्णव धर्म ग्रहण किया। वह एक शक्तिशाली शासक था और यही कारण था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री से उसका विवाह किया था। उसका मूल उद्देश्य था कि इस वैवाहिक संबंध द्वारा वाकाटक शक्ति को तटस्थ कर दिया जाए और तब शक क्षत्रपों के खिलाफ लड़ा जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी इस नीति में सफल हुआ। 390 ईस्वी में 23 वर्ष की अवस्था में रुद्रसेन द्वितीय की अकाल मृत्यु हो गई और उसके बाद उसकी पत्नी प्रभावती गुप्ता संरक्षिका के रूप में शासन करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 2 है घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त और घटोत्कच। ऑप्शन नंबर 4 है घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है श्रीगुप्त, घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त और उसके बाद समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के शासकों का सही क्रम है श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज गुप्त यानी श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का दूसरा शासक घटोत्कच गुप्त हुआ जो श्रीगुप्त का पुत्र था। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम शासक हुआ जिसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 350 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी तक शासक हुआ, जिसके इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 नारद ने, ऑप्शन नंबर 2 कात्यायन ने, ऑप्शन नंबर 3 बृहस्पति ने, ऑप्शन नंबर 4 भाररुचि ने। तो इसका सही आंसर है नारद ने।
नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हुए उनके मुक्ति का भी उपाय बताया है। स्मृतिकारों में सर्वप्रथम नारद ने ही यह उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन नंबर 1 गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिहार युग, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर 4 सातवाहन युग। तो इसका सही आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होने लगा तथा आर्थिक गतिशीलता मंद पड़ने लगी। इसी समय सामंतवाद भी जड़ पकड़ने लगा। फलतः आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे नगरों का पतन होने लगा। जैसा कि वेहनसांग एक सदी बाद प्रमुख गुप्तकालीन नगरों के उजाड़ होने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक के बारे में निम्न में से कौन जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर 1 वेहनसांग, ऑप्शन नंबर 2 फाहियान, ऑप्शन नंबर 3 है इत्सिंग, ऑप्शन नंबर 4 वांग ह्यूरम। तो इसका सही आंसर है इत्सिंग। प्रथम गुप्त शासक के बारे में चीनी यात्री इत्सिंग जानकारी देता है। गुप्त वंश का संस्थापक महाराज श्रीगुप्त था। वह शायद साधारण सामंत राजा था। उसके समय की किसी घटना का पता नहीं चलता। इत्सिंग के अनुसार चेलिकेतो यानी श्रीगुप्त ने मृग शिखावन बनवाया था। समुद्रगुप्त ने अपने को प्रयाग प्रशस्ति में महाराज श्रीगुप्त का परपौत्र कहा है। वह पाटलिपुत्र तथा उसके समीपस्थ प्रदेशों पर शासन करता था और उसका समय 275 ईस्वी रखा जा सकता है। इस गुप्त राजा की मिट्टी की एक मुहर मिली है जिस पर श्री गुप्तस्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी थी? ऑप्शन नंबर 1 थानेश्वर, ऑप्शन नंबर 2 कनौज, ऑप्शन नंबर 3 पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कनौज। मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा 510 ईस्वी था। मौखरी गुप्तों के सामंत थे। मौखरी शासकों की राजधानी कनौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने रिकिस्तानवद्दी में शासन किया था? ऑप्शन नंबर 1 319 से 550 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 319 से 324 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 324 यानी 325 से 375 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 है 566 से 597 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 319 से 550 ईस्वी। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। यह संभवतः साधारण सामंत था। समुद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। गुप्त वंश का वास्तविक शासन काल चंद्रगुप्त प्रथम के काल यानी 319 से 550 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ऑप्शन नंबर 2 तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। पॉइंट नंबर 3 है 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था। नंबर 4 है पॉइंट नंबर 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हुआ था। अब निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुने। ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2 है 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 है केवल 1, 3 और 4 और ऑप्शन नंबर 4 है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 1 और 3, 4। अब एक क्या कहता है? एक कहता है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। यह कथन सत्य है। उसके बाद 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात हो गया था और उसके बाद 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। यह कथन सत्य है। प्राचीन काल में भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्य क्रिया के काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग होने लगा था, किंतु इस काल या इसके बाद तीसरी शताब्दी ईस्वी तक
अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में 5वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत में त्रिकोणमिति में जया यानी सिन को जया और उत्क्रम जया के सिद्धांत ज्ञात किए जा चुके थे। उनका उल्लेख सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम में मिलता है। 7वीं सदी ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात किया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर बंगाल में, ऑप्शन नंबर 2 बिहार में, ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा में, ऑप्शन नंबर 4 असम में। तो इसका सही आंसर है उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में हुआ है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य में पुंड्रवर्धन नाम की एक भुक्ति थी जो पुंड्र देश के अंतर्गत आती थी। इन ताम्रपट लेखों से ज्ञात होता है कि लगभग समग्र उत्तरी बंगाल या पुंड्र देश पुंड्रवर्धन भुक्ति से सम्मिलित था और यह 443 से 543 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का अंग था। यहाँ के शासक उपरिक महाराज की उपाधि धारण करते थे और उन्हें गुप्त नरेश नियुक्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था। ऑप्शन नंबर 1 भरूच, ऑप्शन नंबर 2 कल्याण, ऑप्शन नंबर 3 खंभात, ऑप्शन नंबर 4 है ताम्रलिप्ति। तो इसका सही आंसर है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति आधुनिक पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के तामुलुक नामक स्थान को कहते हैं। यहाँ से चीन, लंका, जावा तथा सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 मंदसौर से, ऑप्शन नंबर 2 जूनागढ़ से, ऑप्शन नंबर 3 एरन से, ऑप्शन नंबर 4 सांची से। तो इसका सही आंसर है एरन से। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्तकालीन एरन स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1874-75 ईस्वी में की थी। इस अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 1 रेशम बुनकरों का, ऑप्शन नंबर 2 दंतकारों का, ऑप्शन नंबर 3 मालाकारों का, ऑप्शन नंबर 4 तेलियों का। तो इसका सही आंसर है रेशम बुनकरों का। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में मंदसौर के रेशम बुनकरों की एक श्रेणी द्वारा धर्मदास के रूप में प्रदत्त दान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 समुद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात में शकों को पराजित किया, जिसके उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी के शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी। ऑप्शन नंबर 1 धर्मपाल, ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 कनिष्क, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। बोध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने प्रदान की थी। उल्लेखनीय है कि सिंहली नरेश मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास एक दूत मंडल भेजकर विहार बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसे समुद्रगुप्त ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है या किसका लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां, ऑप्शन नंबर 3 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 4 है दारा शिकोह है। तो इसका सही आंसर है जहांगीर। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, जिसमें जहांगीर का एक लेख, रानी कारुवकी का लेख तथा अशोक का निर्देश भी खुदा हुआ है। उल्लेखनीय है कि यह अभिलेख
मूलतः कौशाम्बी में स्थापित था, जिसे अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार भूमि को अपृहत कहा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 बिना जोती हुई जंगली भूमि, ऑप्शन नंबर 2 सिंचित भूमि, ऑप्शन नंबर 3 घने जंगल वाली भूमि, ऑप्शन नंबर 4 जोती हुई भूमि और ऑप्शन नंबर 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपृहत भूमि थी, बिना जोती हुई जंगली भूमि। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि का 5 वर्गीकरण किया गया है। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, चारागाह, अपृहत ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, तथा खिल्य यानी जंगली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 बिहार, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बिहार। औदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित था। भारत के प्राचीन 3 विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला, औदंतपुर विश्वविद्यालय बिहार शरीफ जिला तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला बिहार में स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया? ऑप्शन नंबर 1 युआन च्वांग, ऑप्शन नंबर 2 फाहियान, ऑप्शन नंबर 3 सुंग यून और ऑप्शन नंबर 4 आईजिंग। तो इसका सही आंसर है सुंग यून। चीनी तीर्थयात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की, शिवी स्तूपों की यात्रा की तथा अन्य चीनी यात्रियों में फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए, वेनसांग 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के समय में भारत आए तथा इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इनको। न्याय, न्याय जो है किससे संबंधित है? गौतम से। और जो वैशेषिक है वह कणाद से संबंधित है। सांख्य है कपिल से संबंधित है और मीमांसा जैमिनी से संबंधित है। न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, सांख्य कपिल और मीमांसा जैमिनी। न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम थे। इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद थे। कणाद का असल नाम उलूक था। इसी कारण वैशेषिक दर्शन को कणाद अथवा औलूक्य दर्शन कहा गया है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल थे। सांख्य दर्शन भारत का अत्यधिक प्राचीन दर्शन है। जैमिनी को मीमांसा दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? ऑप्शन नंबर 1 वररुचि, ऑप्शन नंबर 2 वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर 3 धनवंतरी, ऑप्शन नंबर 4 फाहियान। तो इसका सही आंसर है फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में श्रेण्य युग किस काल के लिए प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 2 कुषाण काल, ऑप्शन नंबर 3 मौर्य काल, ऑप्शन नंबर 4 मुगल काल। तो इसका सही आंसर है गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यात्रियों का वृत्तांत, ऑप्शन नंबर 2 सिक्के, ऑप्शन नंबर 3 बौद्ध साहित्य, ऑप्शन नंबर 4 जैन साहित्य। तो इसका सही आंसर है सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 वासवन्ना द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 एकनाथ द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 सखुबाई द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 रामानुज द्वारा। तो इसका सही आंसर है रामानुज द्वारा। विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में रामानुज ने प्रस्तावित किया। वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा करने वालों में रामानुज का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए संपूर्ण भारत की यात्रा की। इन्होंने गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख पुस्तकें वेदांत सार, वेदांतार्थ संग्रह और भगवत गीता टीका पर टीका लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन नंबर 1 गुर्जर प्रतिहार काल, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन नंबर 3 चालुक्य काल, ऑप्शन नंबर 4 गुप्त काल। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट काल। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, राष्ट्रकाल की यानी राष्ट्रकूट काल की कृति है। राष्ट्रकूट काल में कई राजा अध्ययन और कला के प्रति समर्पित थे। राष्ट्रकूट काल में एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाशनाथ का मंदिर का निर्माण किया गया। इसके अलावा एलोरा की गुफा में भित्ति चित्र, एलिफेंटा की गुफाओं में मूर्तिकला आदि का निर्माण इसी काल की देन है। यह सभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 पशुओं यानी पशु अंगों के अवशेष हैं, ऑप्शन नंबर 2 ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर 3 पौधों और खनिज है, और ऑप्शन नंबर 4 है स्लेट। तो इसका सही आंसर है पौधे और खनिज। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पौधे तथा खनिज से निर्मित रंगों द्वारा अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की गई है। अजंता की गुफाओं के चित्रों की चमक आज 1000 से अधिक वर्ष के बीतने के बाद भी वैसी की वैसी ही है। यह भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जीवंतता से चित्रण किया गया है। यह भारतीय कला का अद्वितीय नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए स्वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर 1 यह नामदेव और उसके साथियों द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर 2 इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, ऑप्शन नंबर 3 इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, ऑप्शन नंबर 4 यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था परंतु मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। तो इसका सही आंसर है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन प्रारंभ हुआ। बसवन्ना इस आंदोलन के प्रणेता थे। इस आंदोलन में कुछ ब्राह्मणवादी विचारधारा जैसे जातिगत विचारधारा तथा नारी से संबंधित विचारों का विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मौर्य काल, ऑप्शन नंबर 2 वैदिक काल, ऑप्शन नंबर 3 गुप्त काल, ऑप्शन नंबर 4 वर्धन काल। तो इसका सही आंसर है गुप्त काल। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा गुप्त काल को दी जाती है। स्वर्ण युग यानी स्वर्ण काल वह संकल्पना होती है जो अपने आने वाले समय के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जिस पर आने वाली सभ्यता का विकास हो सके। गुप्त काल में कला, साहित्य, स्थापत्य, गणित, खगोलिकी एवं धर्म के क्षेत्र में अपार वृद्धि हुई जो मील का पत्थर साबित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबंधु, घटखरपर, शपनाक, वीरसेन इन सभी में क्या समानता थी? ऑप्शन नंबर 1 यह सभी गुजरात के शासक थे, ऑप्शन नंबर 2 यह सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, ऑप्शन नंबर 3 यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर 4 यह सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। तो इसका सही आंसर है यह सभी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। ऐतिहासिक अनुश्रुतियों के अनुसार गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में इतिहास, दर्शन, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित 9 विद्वान निवास करते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, वररुचि, घटखरपर जैसे विद्वान थे। इन नवरत्नों के अतिरिक्त सुबंधु, वासवदत्ता के रचयिता एवं वीरसेन भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1
चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी के विजय अभियानों को देखते हुए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चिनगलेपुट जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? ऑप्शन नंबर 1 वे जिनके अपने घर थे, ऑप्शन नंबर 2 वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर 3 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग, ऑप्शन नंबर 4 वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। तो इसका सही आंसर है वे जिन्होंने हिसाब किताब नहीं दिया था। उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। उत्तर मेरूर शिलालेख में सभा के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है जो निम्न प्रकार है। सदस्य की आयु 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, वेदों का ज्ञान रखता हो, 1.5 एकड़ भूमि का स्वामी हो और जिसका स्वयं का घर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्रित करने के लिए प्रयोग नहीं किया, ऑप्शन नंबर 2 प्राय उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था, ऑप्शन नंबर 3 है वह प्राय बड़ा भूस्वामी होता था, और ऑप्शन नंबर 4 है उसको पद विरासत में मिलता था। तो इसका सही आंसर है राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्रित करने के लिए प्रयोग नहीं किया, यह कथन सत्य नहीं है। ग्राम भोजका गांव का प्रमुख होता था जो राजा के लिए कर संग्रह का कार्य करता था। यह प्राय बड़ा भूस्वामी होता था तथा इसका पद वंशानुगत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्राम और नान देशी निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन नंबर 1 चोल शासन की प्रशासनिक इकाई, ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मणों की ब्रह्मदेह के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव, और ऑप्शन नंबर 3 है चोल काल के प्रसिद्ध शहर, और ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। तो इसका सही आंसर है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। चोल शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में मणिग्राम और नानदेशी संस्था का उल्लेख हुआ है। यह व्यापारिक श्रेणियां थी। मणिग्राम व्यापारिक श्रेणी आंतरिक व्यापार करती थी, जबकि नानदेशी व्यापारिक श्रेणियां विदेशों में व्यापार करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस रिक्त स्थान में आए। ऑप्शन नंबर 1 गोवा, ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 केरल। तो इसका सही आंसर है केरल। ईसा के शिष्य सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पहली सदी में पहले शासक गोंडोफर्निस के शासनकाल में भारत आए तथा 42 ईस्वी में केरल चले गए। यहीं पर उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार पहली सदी में ईसाई धर्म भारत में प्रवेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 3 अशोक, ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन नंबर 1 रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर 2 सूती मार्ग, ऑप्शन नंबर 3 हो ची मिन्ह मार्ग, और नंबर 4 है उत्तरापथ। तो इसका सही आंसर है रेशम मार्ग। प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। कुछ समय तक इस मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कंपुचिया कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर 3 चीन में, ऑप्शन नंबर 4 म्यांमार में। तो इसका सही आंसर है कंपुचिया कंबोडिया में।
अंकोरवाट मंदिर कंपूचिया यानी कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कनौज पर शासन किया था? ऑप्शन नंबर 1 राठौड़, ऑप्शन नंबर 2 गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन नंबर 3 चौहान, ऑप्शन नंबर 4 पाल। तो इसका सही आंसर है गुर्जर प्रतिहार। मध्यकालीन भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा कनौज पर शासन किया गया। इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट था तथा सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज था। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कनौज पर गहेड़वाल वंश का शासन स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 तंजौर में, ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर 3 कालीकट में, ऑप्शन नंबर 4 दक्कन में। तो इसका सही आंसर है तंजौर में। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण 1010 ईस्वी में चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा तंजौर तमिलनाडु में करवाया गया। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, ऑप्शन नंबर 2 राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो, ऑप्शन नंबर 3 हिरण्य का शिकार यानी हिरिन का शिकार करने से पहले, और ऑप्शन नंबर 4 है पुत्र के जन्म के लिए। तो इसका सही आंसर है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को रिक्त स्थान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 ग्रामम, ऑप्शन नंबर 2 श्रेणी, ऑप्शन नंबर 3 नगरम और ऑप्शन नंबर 4 है सभा। तो इसका सही आंसर है नगरम कहा जाता था। चौलकालीन व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार लिखित स्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर 2 प्राचीन काल, ऑप्शन नंबर 3 मध्यकाल, ऑप्शन नंबर 4 आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर है मध्यकाल। रहट, चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा। उसने शकों को पराजित कर निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर 1 महाराजा, ऑप्शन नंबर 2 चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर 3 शकारी विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 4 महासम्राट। तो इसका सही आंसर है शकारी विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकारी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली में रजत मुद्राएं का प्रचलन किया, यानी चांदी की मुद्राएं प्रचलित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर में किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 राजपूत वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 चोल वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 चंदेल वंश के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 पल्लव वंश के द्वारा। तो इसका सही आंसर है चंदेल वंश के द्वारा। चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया है। इस वंश के प्रमुख शासक थे गंड, धंग तथा यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदारिया महादेव मंदिर के निर्माता थे। ऑप्शन नंबर 1 चौहान, ऑप्शन नंबर 2 तोमर, ऑप्शन नंबर 3 चंदेल, ऑप्शन नंबर 4 गुर्जर प्रतिहार। तो इसका सही आंसर है चंदेल। कंदारिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा 1025 से 1050 ईस्वी के मध्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक वंश ने कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर 2 कदम, ऑप्शन नंबर 3
चोल, ऑप्शन नंबर 4 मौर्य। तो इसका सही आंसर है चोल। चोल वंश के शासक शैव थे। इनके द्वारा कभी भी जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया। उन्होंने शैव धर्म के प्रचार प्रसार में गहरी रुचि ली। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर अथवा वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की। राजराज के समय शैव मत यानी शैव संत नंबी आंडार नंबी ने शैव मंत्रों का धर्म ग्रंथ में संग्रहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर 1 विजयपाल, ऑप्शन नंबर 2 आदित्य, ऑप्शन नंबर 3 परांतक, ऑप्शन नंबर 4 उत्तम चोल। तो इसका सही आंसर है विजयपाल। चोल वंश का प्रवर्तक विजयपाल था। इसे ही चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चोल आरंभ में पल्लवों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिसंख्यक कुषाण मूर्तियां प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 1 तक्षशिला से, ऑप्शन नंबर 2 पेशावर से, ऑप्शन नंबर 3 मथुरा से, ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र से। तो इसका सही आंसर है मथुरा से। मथुरा से अधिसंख्यक कुषाण मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था, जहां अनेक स्तूपों, विहारों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ। यहां से अनेक हिंदू, बौद्ध एवं जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सैगुण भक्ति का प्रचारक संत था। ऑप्शन नंबर 1 कबीर, नानक, ऑप्शन नंबर 3 है निम्बारक, ऑप्शन नंबर 4 दादू। तो इसका सही आंसर है निम्बारक है। निम्बारक सैगुण भक्ति के प्रचारक थे, जबकि कबीर, नानक, दादू निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी वेतन भोगी है, जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान नामक चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया तथा समाज एवं राज्य का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। उसका कथन था कि कर्मचारी वेतनभोगी है, जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। फाहियान ने अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त अपने अनुभवों को फू को की नामक ग्रंथ में संकलित किया, या फू को की या फू क्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया। ऑप्शन नंबर 1 परांतक प्रथम, ऑप्शन नंबर 2 आदित्य प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 विजाल्य, ऑप्शन नंबर 4 राजेंद्र चोल प्रथम व द्वितीय। तो इसका सही आंसर है आदित्य प्रथम। विजाल्य चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है आदित्य प्रथम। विजाल्य के पुत्र ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया। ऑप्शन नंबर 1 चोल, ऑप्शन नंबर 2 पल्लव, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर 4 चालुक्य। तो इसका सही आंसर है चोल। दक्षिण भारत के चोल राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया। चोल काल में साम्राज्य विभाजन का क्रम इस प्रकार था: मंडल, वलनाडु, नाडु, कुर्रम यानी ग्राम समूह है, और तन्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर 2 चोल, ऑप्शन नंबर 3 चालुक्य, ऑप्शन नंबर 4 पल्लव। तो इसका सही आंसर है पल्लव। पल्लव राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। यह विश्वविद्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में केरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में रिक्त स्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 पंजाब हरियाणा में, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 झारखंड बिहार में। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। 12वीं शताब्दी में केरा मुखियाओं का शासन वर्तमान छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश राज्य में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट,
पाल गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर 2 पाल चोल गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर 3 है चोल राष्ट्रकूट और पाल। ऑप्शन नंबर 4 है पाल पल्लव राष्ट्रकूट। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। हर्ष की मृत्यु के बाद 3 प्रमुख शक्तियां गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट का उदय हुआ। कनौज पर अधिकार को लेकर इन तीनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहार को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? ऑप्शन नंबर 1 सजावटी द्वार। ऑप्शन नंबर 2 रंगशाला यानी नृत्य प्रस्तुत करने की जगह। ऑप्शन नंबर 3 यज्ञवेदी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह। और ऑप्शन नंबर 4 है हवन कुंड, वर्ग पिरामिड कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। तो इसका सही आंसर है सजावटी द्वार। 9वीं शताब्दी में सजावटी द्वार मंदिरों की प्रमुख विशेषता थी। इस समय के मंदिर स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण अंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाहियान ने किस शासक के बारे में ऐसा लिखा है? ऑप्शन नंबर 1 रामगुप्त। ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में उनके दरबार में आया था। फाहियान ने यहाँ के समाज का वर्णन अपनी पुस्तक में किया तथा बताया कि भारतीय लोगों का आचार यानी आचरण बहुत अच्छा होता था तथा वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? ऑप्शन नंबर 1 पल्लव। ऑप्शन नंबर 2 चोल। ऑप्शन नंबर 3 चालुक्य। ऑप्शन नंबर 4 काकतीय। तो इसका सही आंसर है पल्लव। महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह स्थल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र था। ऑप्शन नंबर 1 विदिशा। ऑप्शन नंबर 2 पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर 3 छत्र। ऑप्शन नंबर 4 पैठन। तो इसका सही आंसर है पैठन। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारी केंद्र पैठन था जो गुजरात राज्य में स्थित था। इसका एक अन्य नाम प्रतिष्ठान भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लिनी कौन था? ऑप्शन नंबर 1 एक कवि जिसने भारत के इतिहास के बारे में लिखा। ऑप्शन नंबर 2 एक योद्धा राजा जो अफगानिस्तान में बस गया था। ऑप्शन नंबर 3 एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है एक रोमन विद्वान जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया है। प्लिनी प्रसिद्ध रोमन विद्वान का एक विद्वान एवं दार्शनिक था जिसने रोम एवं भारत के मध्य व्यापार का उल्लेख किया है। रोम साम्राज्य के धन का बहाव भारत की तरफ होने से प्लिनी दुख व्यक्त करता है। प्लिनी कहता है कि रोम के सोने से भारत सोने की चिड़िया बन चुका है पर रोम उजड़ गया है। इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था। ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी सागर से उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों तक। ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक। ऑप्शन नंबर 3 गंगा यमुना घाटी से। और ऑप्शन नंबर 4 है अफगानिस्तान से असोम तक। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक। हर्षवर्धन का साम्राज्य पश्चिमी सागर से पूर्वी सागर तक फैला था, अर्थात पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में उड़ीसा व असम तक तथा दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। इसके साम्राज्य की राजधानी कनौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विद्वानों में समान क्या है? आप स्तंभ, बोधायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगल, याज्ञवल्क्य। ऑप्शन नंबर 1 सभी खगोलविद थे। ऑप्शन नंबर 2 सभी व्याकरणाचार्य थे। ऑप्शन नंबर 3 सभी कवि थे। और ऑप्शन नंबर 4 सभी गणितज्ञ थे। तो इसका सही आंसर है सभी व्याकरणाचार्य थे।
व्याकरण के माध्यम से भाषा का स्वरूप निर्धारित किया गया है। व्याकरण पर लिखी गई प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है तथा कात्यायन ने व्याकरण की पुस्तक वार्तिका लिखी है। आप स्तंभ बधाई मानव, पिंगल तथा याज्ञवल्क्य ने अपने ग्रंथों में व्याकरण का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? ऑप्शन नंबर 1 हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 2 अशोक, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फाहियान एक चीनी यात्री था जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय भारत आया था, जबकि हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था। इसकी रचना सीयू की है। औषधि से नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर 2 भास्कराचार्य, ऑप्शन नंबर 3 चरक, ऑप्शन नंबर 4 सुश्रुत। तो इसका सही आंसर है भास्कराचार्य। औषधि का संबंध धन्वंतरी से है। इन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। चरक तथा सुश्रुत का संबंध भी औषधि से था। भास्कराचार्य गणितज्ञ, ज्योतिष शास्त्री तथा खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम है? ऑप्शन नंबर 1 पावा, ऑप्शन नंबर 2 कामरूप, ऑप्शन नंबर 3 पीपलीवन, ऑप्शन नंबर 4 रामग्राम। तो इसका सही आंसर है कामरूप। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। कामरूप का शासक दिवाकर वर्मा हर्षवर्धन का मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 जैन स्थापत्य के, ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध स्थापत्य के, ऑप्शन नंबर 3 मुगल स्थापत्य के और ऑप्शन नंबर 4 सल्तनत स्थापत्य के। तो इसका सही आंसर है जैन स्थापत्य के। दिलवाड़ा मंदिर जैन स्थापत्य का उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में विमल शाह के द्वारा माउंट आबू राजस्थान में करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी? ऑप्शन नंबर 1 62 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 78 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 82 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 88 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 78 ईस्वी में। शक काल की शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 चालुक्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 चोलों द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 पल्लवों द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रकूटों द्वारा। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोरा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर राष्ट्रकूटों के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिसमें कैलाश मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसे पहाड़ को ऊपर की ओर तरफ से काटकर आकार दिया गया है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के कितने प्रत्यंत राज्यों यानी सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 है 5, ऑप्शन नंबर 3 है 7, ऑप्शन नंबर 4 है 10। तो इसका सही आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? ऑप्शन नंबर 1 बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 2 हरिसेन, ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य, ऑप्शन नंबर 4 हर्षकवि। तो इसका सही आंसर है हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर 2 स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 4 है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त के काल में। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।